हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2024 के बारे में बात करने वाला हूं। आपको पता है कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 27 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। अभी तक आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोकस्ड वे में किया नहीं किया, वो बीती हुई बात हो गई है। अब यहाँ से आपके पास एग्जैक्ट 100 दिन बचे हुए हैं। अगर आप काउंट करोगे बेसिकली आज से या कल से अगर आप काउंट करोगे तो 1-2 दिन ऊपर नीचे मानने के बाद में उतना मार्जिन आप लेकर के चलते हो। 27 अक्टूबर को आपका है, तो बेसिकली कौन सी चीज़ें ऐसी आपको करनी है या आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से उसको शफल कर सकते हो कि आपका कम से कम प्रीलिम्स ना रुके और आप मेंस लिख पाओ। दो चीज़ें हैं इसमें, दो तरीके के कैंडिडेट इसमें हो सकते हैं, तो उसमें आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हो और किस तरह से आगे आप अपने 100 दिनों को यूटिलाइज करने वाले हो। एक तरीके का कैंडिडेट वो होता है, यहाँ से वो उस तरह से चीज़ों को कर सकता है कि आपका प्रीलिम्स ठीक ठाक है, मतलब आपका 1-2 नंबर से 4 नंबर से बॉर्डर लाइन पर आकर के रुक जाता है, लेकिन आपका ओवरऑल जो एक प्रीलिम्स की तैयारी होती है वो आपकी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं या आपने कभी पेपर नहीं दिया है या आपके 15, 20, 30 नंबर से आपका प्रीलिम्स रुकता हो। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपका प्रीलिम्स ठीक ठाक हो जाता है तो यहाँ पर आप मेंस को ठीक ठाक टाइम दे सकते हैं और प्रीलिम्स को साइड में करिए। मतलब प्रीलिम्स भी आपका तैयार आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं, बट मेंस आपका थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि आप 60% ध्यान दे सकते हैं मेंस पर और आप 40% ध्यान दे सकते हैं प्रीलिम्स पर। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ पर है। दूसरे जो कुछ कैंडिडेट्स होंगे वो इस तरीके के होंगे कि उनका प्रीलिम्स बहुत वीक होगा और उनका मेंस आप कह सकते हो कि उनका थोड़ा सा हाथ ठीक है या उतना वो कर ले जाएंगे, बट प्रीलिम्स उनका बहुत वीक है। मेंस में उनको इतनी दिक्कत नहीं आती है चीज़ों को समझने में, बट प्रीलिम्स में वो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भूल जाते हैं, उनके कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी गलत होती हैं और कहीं ना कहीं अभी जो प्रीलिम्स का जो मार्जिन है क्लियर करने का कट ऑफ से वो 15 से 20 नंबर के आसपास रहता है। तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर 70% टाइम अपना जो है वो प्रीलिम्स पर देना है, बाकी का जो टाइम है वो डिवोट कर सकते हैं मेंस के लिए। यानी कि अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो एक मोटा मोटा ये है कि आप 7 घंटे प्रीलिम्स को दो, 3 घंटे आप मेंस को दो। 6 घंटे आप 7 घंटे अगर कर रहे हो तो आप वही है कि आप 4 घंटे के आसपास प्रीलिम्स को दो या 5 घंटे प्रीलिम्स को दो, मेंस को आप 1 या 2 घंटे, डिपेंड्स कि आप कितना टाइम आपके पास है उतना आप डिवोट करो। तो पहली तो चीज़ ये है। अब आप किस सिचुएशन में फॉल करते हैं, कहाँ पर आपकी अभी तैयारी है, वो पहले तो आप अपना देख लीजिए। इसी के हिसाब से आप आगे अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रीलिम्स के लिए पिलर्स क्या हैं। आप जितने भी लोगों को देखेंगे या जितने भी लोग प्रीलिम्स कर पा रहे हैं या जिन्होंने किया है 2 बार 3 बार 4 बार, सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, सबका अपना एक तरीका होता है। किसी का तरीका सेम हो सकता है लेकिन हर किसी का तरीका सेम नहीं होता है। तो किसी ने स्टैंडर्ड सोर्सेज को पढ़ा होगा, किसी ने सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू कर लिया होगा, किसी ने सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र और पीवाईक्यू को ही इतना अच्छे से किया होगा कि वो उसी से चीज़ें कर ले जा रहा होगा। किसी का करंट अफेयर्स वीक है तो वो स्टैटिक पोर्शन पर बहुत रिलाई करता है। किसी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 में से वो 26 से 27 कर ले जा रहे हैं, 25 कर ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ईजी होता है। अगर स्टैटिक में थोड़ा बहुत गलत भी हो रहा है तो भी वो कर ले आते हैं। तो आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। लाइक आपका करंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो कितना वीक है या कितना स्ट्रांग है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद में फिर जो पिलर्स आते हैं, जो आप देखोगे कि मोर और लेस जो ऊपर नीचे चीजें हल्का फुल्का होती हैं, लेकिन बाकी सब लोग ये चीजें करते हैं। वो पिलर्स क्या है प्रीलिम्स के, उनको मैं इस आगे की चीजों में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जो पिलर है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो आप यूपी पीसीएस का देखेंगे। यूपी पीसीएस का तो आप देखेंगे ही देखेंगे, वो तो आपको 12, 13, 15 साल का जितना ज्यादा आप करना है आपको करना ही करना है। जितना ज्यादा करेंगे उतना बढ़िया है। अगर आप पिछले 20 साल का कर लेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। उसके साथ में जो आरओ का एग्जाम हुआ है, इसके साथ में जो एपीएस का एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी का, या स्टाफ नर्स का अगर एग्जाम हो रहा है, मतलब उस साल के जो भी एग्जाम है स्पेशली उनको तो रट कर जाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखा, मतलब आपने सिर्फ उसका क्वेश्चन का आंसर देखा और आप आगे बढ़ गए, नहीं। उसमें जो 4 ऑप्शन आए हुए हैं उनको भी आपको देखना है। अगर वो किसी और क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं या किसी कॉन्सेप्ट या फैक्ट को बता रहे हैं तो उसको भी आपको पढ़ लेना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आपसे करने को कहा जाता है कि आपको 10-12 साल का, 15 साल का, 20 साल का करना है, या जो यूपीपीएससी के उस साल के एग्जाम हुए हैं उनको भी आपको देख लेना है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी टॉपिक्स या थीम्स, जो भी आपसे टॉपिक्स सब टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको आपको डीपली तैयार करना है। अगर वो आपने कर लिया तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। आपने कोई स्टैंडर्ड सोर्स को कितनी बार पढ़ा है, या आपने कोई स्टैंडर्ड सोर्स है वो 900 पेज का कोई किताब है, उसको आपने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अगर आपने ढंग से सॉल्व कर लिया है या कितनी बार किया है वो बहुत मैटर करता है। तो पहला जो पिलर है वो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ये हर कोई करता है, जितने भी टॉपर है, जितने भी लोगों ने 4 बार प्रीलिम्स निकाला, जो हर बार निकाल रहे हैं, आप देखते होंगे 25-25 दिन में सिर्फ प्री का वो उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद में उनका प्री निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उनको पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये उनके दिमाग में बहुत क्लियर होता है। उनको ऑप्शंस रटे होते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और वो बन जाता है। तो वो फिल्टर करना जानते हैं कि क्या चीज़ें फालतू हैं, वो इतना ध्यान नहीं देंगे, और जो काम की चीज़ें हैं उसको वो दिमाग में यहाँ पर रखते हैं। तो पीवाईक्यू पर सबसे पहले आपको कमांड बनानी है। दूसरी चीज़ ये है
घटना चक्र और PYQ, घटना चक्र और ल्यूसेंट। घटना चक्र पूर्वावलोकन आप जानते हैं, मैं वो वाली किताब की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर दिए रहते हैं, वन लाइनर पॉइंटर जिसे कहते हैं, वो एक अलग बात हो गई, वो रिवीजन के लिए होती है, एंड टाइम में रिवीजन के लिए। लेकिन जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है ना हर सब्जेक्ट्स की, वो आपको लेनी है और उसको रट डालना है, बिल्कुल मतलब रट डालना है तो रट डालना है, मतलब इतना अच्छे से आपको आता हो कि उसमें जो भी थ्योरी वगैरह दी है वो आपको मेन जितने भी फैक्ट्स हैं उसमें से वो आप उसमें से फिल्टर कर ले और वो आपको एग्जैक्ट याद हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसी के अराउंड, क्योंकि PYQ है उसी से अराउंड चीजें आती हैं, या तो एग्जैक्ट आएगा या उसी के आसपास का आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, ये भी बता दे रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे। जैसे 2022 का जो पेपर हुआ है उससे मिला लेना, 2023 में एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन आए थे, तो 2024 में भी 2 या 3 क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट मार देंगे। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट नहीं आएंगे, लेकिन वो उसी के आसपास के जो ऑप्शन होते हैं, उसी के जो राउंड अबाउट चीजें होती हैं, वही जो टॉपिक सब टॉपिक्स होते हैं या जो थीम होती है वो रिपीट होकर के आपसे पूछा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अकबर है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, या मान लीजिए कि मराठा एम्पायर है। अब मराठा एम्पायर के मान लीजिए 20 फैक्ट होते हैं, तो 20 में से उन्होंने मान लीजिए 15 फैक्ट आज तक पूछ रखे हैं अपने डिफरेंट एग्जाम में। अब वो हो सकता है कि जो बचे हुए 5 फैक्ट है वो आपसे घुमा के पूछ दें, तो आपको इस तरह से ध्यान देते हुए PYQ को टारगेट बनाना है। घटना चक्र में चीजें एक्सप्लेन वे में दी होती है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, उसको बार बार जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं PYQ की जो घटना चक्र में मतलब दी है, कुछ चीजें नहीं भी दी हैं। जो चीजें घटना चक्र या ल्यूसेंट में नहीं दी है, मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूं, जो चीजें PYQ में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको घटना चक्र ल्यूसेंट में नहीं मिलती है, वो स्टैंडर्ड सोर्सेज से सबसे पहले पढ़ जाइए। जैसे आपने कोई सपोज आप चीज पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री की, अब वो घटना चक्र में आपको ढंग से नहीं दी है, 2-4 लाइनें दी हैं, या ल्यूसेंट में आपको ढंग से नहीं दिया है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने तुरंत स्पेक्ट्रम खोली उससे पढ़ लिया, या आपने वाणी की किताब खोली एंड आपने उससे पढ़ लिया, या आपने पूनमदयाल दहिया की जो बुक है आपने उसको खोला एंड उससे पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको स्मार्टली करना है। स्टैंडर्ड सोर्स को पहले पेज से लेकर के 900 पेज तक नहीं पढ़ना है कि आपने लक्ष्मीकांत उठाई पहले पेज से लेकर के आप 1200 पेज तक पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको 3 महीने उसी में लग जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको पहले ये देखना है कि ओके ठीक है, यूपीपीएससी में पिछले 5 सालों से पॉलिटी के क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, ये आपने देख लिया, आपने 2-4 जो और एग्जाम इस साल हुए उनको देख लिया, APS देख लिया, RO देख लिया, फिर उसके बाद आपने देखा अच्छा ठीक है ये सर्टेन टॉपिक्स हैं, ये सर्टेन चीजें हैं जो यूपीपीएससी बार-बार अपने एग्जाम्स में पूछ रहा है पॉलिटी में। अब वो चीजें आपने लक्ष्मीकांत खोली, उनको टिक कर लिया और उनको आपने पढ़ लिया, या एक पेज पे हल्का सा नोट कर लिया कि ये टू डू लिस्ट है मेरी आज की, ये 5 टॉपिक मुझे आज करने हैं, ये 2 टॉपिक मुझे कल करने हैं, ये 3 टॉपिक मुझे परसों करने हैं। इस तरह से आपने अपने डिसाइड कर लिया और उन चीजों को पढ़ लिया। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरा सोर्स पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा रिवीजन चाहिए और कहीं ना कहीं फिर वो आपका कंसोलिडेट नहीं हो पाएगा। तो ये तो आपको फिल्टर करना ही पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ल्यूसेंट और घटना चक्र पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपने 100-200 टेस्ट लगा रखे हैं, अगर आपने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, अगर आपने इतना ज्यादा चीजें पहले ही कर रखी है, आपने एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ रखा है, इतनी ज्यादा चीजें कर रखी हो कि आपको सारी चीजें आती है, तो फिर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन नहीं भी पढ़ोगे या ल्यूसेंट नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको चीजें आती हैं, तो वो आपको बैकफायर नहीं करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इतनी ज्यादा चीजें पहले से नहीं कर रखी हैं तो आप कुछ तो अपना बेस बनाओगे ना, तो घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व आपको करने ही करने हैं, जो भी PYQ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और सेम आपको यही ल्यूसेंट के साथ करना है। स्टैंडर्ड सोर्स को फिल्टर करके करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, स्टैंडर्ड सोर्स करें कौन सा, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो उसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे, वहां पर भी आपको फाइल सेक्शन में दिख जाएगा, या मेरे नाम से अगर सर्च भी कर लेंगे ना सिंपली अनु चतुर्वेदी डाल के, तो आपको बुक लिस्ट वगैरह मिल जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम की मैंने शेयर कर ली है। एक बात ध्यान रखना, अगर वो वीडियो आपको नहीं भी देखने हैं, एक बेसिक थंब रूल समझ लो, कोई किसी भी सब्जेक्ट की एक किताब पकड़ लो, एक कोई भी सोर्स पकड़ लो, किसी के नोट्स पकड़ लो, जैसे इकोनॉमी है आपने कुमार अमित सर के जो नोट्स हैं आपने सपोज उनको पकड़ लिया, आप उसी को इतना बार और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो ना कि आपको उसके अलावा किसी दूसरी चीज की जरूरत ना हो, बाकी काम आपका करंट अफेयर्स से हो जाए। तो ये बात आपको समझनी है कि आपके पास XYZ कोई भी सोर्स है, इतना मैटर नहीं करेगा वो, जितना ये मैटर करेगा कि आप उसको कितनी बार पढ़ते हो और कितना अच्छी तरीके से पढ़ते हो। ये अगर आपने कर लिया तो सपोज आपका फ्रेंड कोई और किताब पढ़ रहा है, आप कोई और सोर्स पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो उसका सही हो जाएगा, उसका सही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें चलती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप भी प्रीलिम्स निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकता है। तो इस चीज के पीछे परेशान मत होना कि अरे मैं तो ये किताब ले आई हूं, मैंने तो ये किताब फॉलो कर ली है सर, लेकिन किसी दूसरे के पास वो किताब है। हाँ, कुछ किताबें बहुत जनरल है तो उनको आपको कर लेना है, जैसे ज्योग्राफी वगैरह उसके लिए एनसीईआरटी वगैरह कर लो, या वाणी की किताब आती है वो कर लो, उससे नहीं करना है तो उसके अलावा जैसे महेश मनवाल की किताब आती है उससे कर लो, फैक्ट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। तो अपने हिसाब से देख लो कि आपके पास क्या है या क्या ले सकते हो, और केवल एक सोर्स लेना, बार बार अपना सोर्स मत बदलना। अगर सोर्स बदला तो कहीं ना कहीं आप ले वो उतना ही आप अपने प्रीलिम्स को क्लियर करने से दूर जाते रहोगे। अगर आपके सोर्स फिक्स होंगे, बार बार आप उसे रिवाइज कर पाओगे एग्जाम तक। 100 दिन है आपके पास, 100 दिन बहुत होते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है करंट अफेयर्स का वेटेज अगर आप यूपीपीएससी के एग्जाम में स्पेसिफिकली देखोगे तो वहां पर 45 क्वेश्चन के आसपास आते हैं तीनों सेक्शन से मिला के। जैसे कुछ करंट अफेयर्स होता है वो इकोनॉमी का होता है, कुछ करंट अफेयर्स होता है वो नॉर्मल होता है, रेगुलर करंट अफेयर्स आप उसे बोल सकते हो, और कुछ करंट अफेयर्स ऐसा होता है जो यूपी स्पेशल का आता है। तो आपको अगर आप मिला करके देखोगे तो 45 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, मतलब 40 से हमेशा ज्यादा आते हैं। रिकॉर्ड रहा है पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ये रिकॉर्ड है। अब 40 में से अगर आप 35 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हो ना, आपका गेम क्लियर है। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, घटना चक्र और ल्यूसेंट
मैं आपको इतनी चीजें मिल जाएंगी अगर आपने पीवाईक्यू 20-25 साल का कर लिया कि आपके 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। मतलब अगर आपने 20-25 साल का पीवाईक्यू ढंग से कर रखा है, उसके ऑप्शंस पर काम कर रखा है, जो उसमें टॉपिक्स जितने डिस्कस हुए हैं, जितने मतलब पीवाईक्यू में आए हैं, उनको अगर आपने तैयार कर लिया, 50 से 60 क्वेश्चन एग्जैक्ट वही आते हैं और वो आपको इधर उधर घुमा फिरा करके सब मिल जाएंगे। आपका काम बहुत आसान हो गया। आपको पता है कि पिछली बार यूपीपी से 2023 में जो कट ऑफ है वो कितनी गई थी, 93, 94, 95, मतलब इसी के आसपास जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा थी पिछले 4-5 सालों के अगर हिसाब से आप देखोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको मोर देन एवरेज सही करना है। मतलब अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ट्राई करो कि आपके कम से कम 22 सही हो जाए। अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ट्राई करो आपके 35 से ज़्यादा सही हो जाए, या 36 सही हो जाए, या कम से कम 35 सही हो जाए, तो आप बहुत लीड बना ले जाओगे। अगर 60 क्वेश्चन स्टैटिक के आते हैं और 30 आपने करंट अफेयर्स के सही कर लिए, 90 तो आपके यही हो गए। तो इसलिए आपको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को देखना है। इसके बाद में जो एक लास्ट पॉइंट है वो ये है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की आती है कि कितने टेस्ट पेपर लगाने चाहिए। देखिए, कम से कम आपको 2 कोचिंग के टेस्ट पेपर पहले तो लगाने चाहिए, क्योंकि एक का लगाने से क्या होता है ना कि आपको एक तरीके की चीज़ें समझ में आती हैं। जब आप 2 तरीके की कोचिंग का लगाते हो तो सबका अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को बनाने का, मतलब जो टेस्ट का पेपर है उसको बनाने का एक तरीका होता है। तो आप 2 लगा सकते हो। सबसे बेस्ट कौन से हैं? देखो, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप किससे कैसा यूटिलाइज कर पाते हो। जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसमें भी आपको ये देखना होता है कि भाई जो चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुई हैं, जो चीज़ें यूपीपीएससी अपने एग्जाम्स में पूछता है, पहले मुझे वो चीज़ें पर फोकस करना है। तो जब टेस्ट पेपर लगाओ ना, तो वहाँ पर जैसे यूपीपीएससी का टेस्ट है तो उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। अब 150 क्वेश्चन में से हो सकता है 20 क्वेश्चन बहुत टफ हो। उन्होंने ज्योग्राफी की जो कोर एकदम जो ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है ना यूपीएससी का, सपोज उसके क्वेश्चन बना दिए, या हिस्ट्री है तो उसके इतने टफ क्वेश्चन बना दिए कि एकदम नेट के एग्जाम से आ रहा है, जीआरएफ नेट के एग्जाम से आ रहा है, या पीएचडी के एग्जाम से आ रहा है। उतना आपको फोकस नहीं करना। आपको क्या देखना है कि जो यूपीपीएससी पूछता है वो चीजें टेस्ट पेपर में से सॉल्व कर लो, उनको देख लो, मतलब उन पर ज्यादा फोकस करो। और टेस्ट पेपर आपने दिया, कम से कम 2 का आप दोगे, 15 से 20 के आसपास फुल लेंथ जरूर देना। सबसे जो मेन है ना वो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, क्योंकि वही आपका वैसा एग्जाम आएगा और उसी से आपको अपनी जो मेन तैयारी है उसका लेवल पता लगता है। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है? सेक्शनल टेस्ट आप किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए देते हो। जैसे आपको पॉलिटी वीक है, पॉलिटी के 5 या 10 टेस्ट उठाओ, उनको लगा डालो। जीएस वर्ल्ड के उठा लो 2-3 आपने दे के उठा लिए, और किसी के आपको नॉर्मल मिल रहे हैं उनके भी लगा लो, प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फुल लेंथ टेस्ट होता है ना, उसमें आप अपने कहीं ना कहीं लेवल देखते हो, तो वहीं उसी से 5 या मतलब ±5 क्वेश्चन का एग्जाम में रहता है। 5-6 नंबर 7 नंबर का वही जो डिफरेंस है ना ऊपर नीचे, वही आपका एग्जाम में आपको वो रेप्लिकेट करके देगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो DIS आप ले लो, उसके साथ में आप जीएस वर्ल्ड ले सकते हो। तो DIS जीएस वर्ल्ड का आप देख लो, अपने हिसाब से देख लो। जो ज्वाइन कर सकता है वो ज्वाइन कर सकता है, जो ज्वाइन ना करे वो मार्केट से ला करके दे ले। मार्केट में भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं, टेलीग्राम वगैरह पर देख लेना, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये दोनों मतलब आप कह सकते हो कि इनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, तो अपने हिसाब से देख लो भाई आप किसका अफोर्ड कर सकते हो या किससे आपको कितना फायदा हो रहा है। जो मेन चीज़ है, जो चीज़ उसमें देखनी होती है टेस्ट पेपर में, वो मैंने आपको बता दिया। DIS का क्या है कि वो जो आयोग का पैटर्न है उसको बहुत अच्छी तरह से वो रेप्लिकेट कर पाते हैं। मतलब एग्जैक्ट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप यूपीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरओ या यूपीपीएससी, और आप अगर DIS का पढ़ के जाओगे, उनके टेस्ट पेपर लगा के जाओगे, तो आपको कोई सदमा नहीं लगेगा, आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको झटका नहीं लगेगा ये क्या पूछ दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके जो क्वेश्चन का लेवल होता है, चाहे वो स्टैटिक के हो चाहे वो करंट के, वो अच्छा खासा होता है। अच्छा, जीएस वर्ल्ड जो है उसके ज्योग्राफी के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। जैसे पीसीएस मंत्रा है तो उनके हिस्ट्री के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ टेस्ट जैसे अगर पीसीएस मंत्रा के हिस्ट्री के मिल जाए तो वो लगा लो। साइंस के टेस्ट उनके काफी ईजी होते हैं, आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, शायद ये ना भी पूछा जाए, या इतनी ईजी आएगा तो सभी कर लेंगे। लेकिन ज्योग्राफी के अगर टेस्ट लगाने हैं तो जीएस वर्ल्ड के लगा सकते हो। अगर आपका ज्योग्राफी वीक है, आपने 4-5 टेस्ट कहीं से जुगाड़ कर लिया एंड आपने उनको लगा लिया, आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर आपको देखना है तो DIS बढ़िया है। जैसे आपके पास टाइम कम है, या आप सोचते तो हो कि हम टेस्ट पेपर 50 लगा लेंगे, लेकिन आप लगा नहीं पाते हो और दिन बीतते जाते हैं, तो फिर आप DIS को पकड़ो एंड उसी पर अपनी कमांड बनाओ। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप ग्रो कर पा रहे हो, आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, टेस्ट आपने जब दिया तो टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता। आपने जैसे टेस्ट दिया, उसमें आप पहले 120 अटेम्प्ट करो, फिर 125 करो, फिर अपने हिसाब से उसको फुल अटेम्प्ट करके भी देखो। 140 अटेम्प्ट की, 145 अटेम्प्ट की, एक बार पूरा 150 अटेम्प्ट कर लिए। उसमें देना भी ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन सही हो रहे हैं जो आपके रैंडमली सही हो गए, मतलब आपने ऐसी बस गेस किया तो कम आ रहा और वो सही हो गया, तो उसको आपको अलग से थोड़ा सा फिल्टर कर लेना है कि भाई ये जो 5-10 क्वेश्चन थे ये मेरे सही तो हो गए, बस इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्या पता एग्जाम में फिर से गलत हो जाइए, तो उनको थोड़ा आपको अलग कर लेना है। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सपोज आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 70 सही हुए, 50 गलत हुए। अब जो 50 गलत हुए उनको आपको देखना है कि भाई ये 50 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, कहां पर मैंने गलती की। क्या मैं ओवरथिंक कर रही थी तो मैंने पहले ए ऑप्शन को चूज किया था, फिर मैंने उसको बी लगा दिया क्योंकि मैं बार बार सोच रही थी कि ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं होगा, मतलब आपको टॉपिक पता ही नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें फैक्ट आप मिस कर रहे होंगे, तो आपको लिख लेना है, मतलब देख लेना है कि भाई मेरा फैक्ट थोड़ा सा जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में वीक हो रहा है। पॉलिटी में अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं मेरे गलत हो जाते हैं, तो इस तरह से अपनी कुछ जो लूपहोल्स है ना, कुछ जो कमियां हैं वो आपको टेस्ट पेपर में मिलेंगी, उनको आपको नोट करते चलना है। यहां से 100 दिन बाकी है। जितने भी सिंसियर कैंडिडेट हो, मैं ये बात बहुत पहले भी बता चुका हूं, पिछले साल से बता रहा हूं, जितने भी सिंसियर लोग हैं वो ये चीज करते हैं, आपको भी करनी पड़ेगी अगर आपको आराम से प्रीलिम्स को क्लियर करना है। एक अपनी सेपरेट कॉपी बना लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपको लगता है।
वहां पर ये चीज ट्रैक करते रहिए कि आपने अगर पहला टेस्ट दिया तो आपके कितने नंबर आए, आपने कितने अटेम्प्ट किए, फिर उसके बाद थोड़ा कम ज्यादा अटेम्प्ट करिए, उसमें देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितने क्वेश्चन आपके नेट में सही होते हैं, कितने क्वेश्चन आपके ओवरऑल गलत हुए थे, कितना आपका कैसे क्या जा रहा है, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, किस में आप अभी बेटर कर पा रहे हैं, किस में आपको सेक्शनल टेस्ट देने की जरूरत है, ये सब अपना एनालाइज करते रहिए। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब बाकी जब एग्जाम होगा ठीक है, उस दिन आपको नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, तो वो तो आपको वहीं डिसाइड करना होगा 2 घंटे में कि ठीक है ये पेपर इस तरीके का आया है तो इसके हिसाब से मुझे इतने क्वेश्चन कम या ज्यादा करने हैं। ये तो एक मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है। लेकिन आप 120 अटेम्प्ट करते हो अगर पूरा अपनी तैयारी में, तो आप एग्जाम में जाकर के सडनली 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने लग जाओगे। तो इतना आपको समझना है कि ओके ठीक है मेरी तैयारी इस लेवल की है कि मैं अगर 130 135 अटेम्प्ट करता हूं या करती हूं तो मेरे इतने क्वेश्चन नेट में आ जाते हैं या इतने क्वेश्चन मेरे बन जाएंगे। तो इतना थोड़ा सा अपना जो ये होमवर्क है ये आपको करके जाना है और अपनी प्रोग्रेस को अगर आप ट्रैक करते रहोगे कि आपने इतने टेस्ट इस तारीख में दिए, इतना आपके नंबर आ रहे थे, फिर आपका ये हुआ, फिर आपको इस सेक्शन को रिवाइज करना है, इसमें आपकी ये गलतियां हुई, इन गलतियों पर आपने काम करना है, तो वो जो गलतियां आप पकड़ोगे ना टेस्ट सीरीज में, अगर आपने उन पर काम कर लिया तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। जो भी बेसिक चीजें ऊपर की मैंने आपको बताई है उसके साथ में अगर आप टेस्ट पेपर को देते हो, उसमें जो आपने गलतियां की उन पर आप काम करते हो, अगर आपने देखा कि आपका रिवीजन की वजह से गलत होते हैं काफी क्वेश्चन, तो आपको रिवीजन पर काम करना है। एडिशनली 1-2 घंटे रिवाइज करना शुरू कर देना चीजों को। आप देखो कि 3 हफ्ते के अंदर ही वो सारी चीजें आपकी सही होना शुरू हो जाएंगी, आपके टेस्ट में नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ओवरथिंक करते हैं बहुत ज्यादा तो आपको उस पर देखना पड़ेगा कि आपने ओवरथिंक क्यों किया। अगर आप पहले बी ऑप्शन लगा रहे थे तो आपने बी हटा करके डी क्यों किया। अगर आप बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे आपने बबल गलत भर दिया, तो आपको वहां पर नोट करना है कि भाई कम से कम मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते थे बट मैंने वहां पर जब टेस्ट पेपर में फिल कर रही थी तो वहां पर मैंने ओएमआर में बबल जो करना था वो गलत किया। तो ये सब जब तक ट्रैक नहीं करोगे, खुद के बारे में नहीं जानोगे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपके नंबर कम क्यों हो रहे हैं, ज्यादा क्यों हो रहे हैं, और पेपर अगर कैसा आ रहा है तो उसमें आपको कैसे चीजों को करना है। तो ये मेन चीजें हैं। इसके अलावा क्या है कि क्या गलतियां नहीं करनी है। जो सीसेट का सेक्शन है, हालांकि उसमें 66 मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको मालूम है 200 में से, तभी आपका पेपर 1 जो है वो चेक होता है, उसी की वैल्यू तभी होती है। इसलिए सीसेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत टाइम बीच बीच में सीसेट में देते रहना है। सीसेट का एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें सब चीज़ मैंने समझाई है, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में समझाई है। मेरे नाम से आप सर्च कर लेंगे, आपको ईजिली मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। जितना उसमें बताया गया उतना अगर आप कर लेंगे सीसेट में आपको दिक्कत नहीं होगी। 80 से 90 नंबर आप बहुत कंफर्टेबली लेके आएंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं लगेगी। उसमें पीवाईक्यू को अच्छे से करना होता है। 2015 या 16 से लेकर के 2023 तक के पीवाईक्यू को रट लेना। रटने का मतलब ये कि उनको अच्छे से एनालाइज कर लेना, उनके जो ऑप्शंस वगैरह उनको देख लेना, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है उसको थोड़ा सा ढंग से आप पीवाईक्यू के थ्रू कर लेना। मैथ्स अगर वीक भी है मैथ्स छोड़ देना, लेकिन जो रीजनिंग है उसमें बहुत ही सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वही सर्टेन रिपीटेड टॉपिक्स आते हैं। हर साल का वही है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, कैलेंडर वाला आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज आ रही है, 1 क्वेश्चन मैट्रिक का आ रहा है, काउंट द ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उनको अगर आपने घर से उनके सबके 50-50 20-20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके अगर आप गए हो पहले से, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे और वो शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से हिंदी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरओ को भी एम कर रहे हैं एंड उन्हें फॉर्म यूपीपीसीएस का भी डाल रखा है, यूपीपीसीएस को एम कर रहे हैं लेकिन साथ में फॉर्म आरओ को डाल रखा है। हिंदी वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और आपको वैसे भी यूपीपीसीएस मेंस में हिंदी तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो हिंदी के जो टॉपिक्स आरओ से ओवरलैप करते हैं वो तो आपने पहले भी तैयार कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे पर्यायवाची वगैरह है, ये सब तो दोनों में है। उपसर्ग प्रत्यय जैसे यूपीपीसीएस में आता है, तो इनके गारंटीड क्वेश्चन आते हैं। समास हो गया, एक क्वेश्चन आता ही आता है, संधि हो गया, एक क्वेश्चन आता ही आता है यूपीपीसीएस का। इनको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो जो 15 से 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हिंदी में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें आप 90% एक्यूरेसी के साथ में चीजें कर सकते हैं और 80 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सीसेट को हल्के में मत लेना, अपने हिसाब से टाइम देख लेना कि आपका ये सेक्शन कितना वीक या कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप हफ्ते में 2 दिन भी अगर पढ़ोगे तो चल जाएगा। अगर आपका सेक्शन ये वीक है तो थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, जो कि आपको ध्यान से पहले ही करना है। बात के लिए मत बैठे रहिएगा। दूसरी चीज ये आती है कि आपको रिवीजन डेली करना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटा रिवीजन के लिए अलग कर दीजिए। उसको आप ये मानिए कि आपके पास है ही नहीं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें 2 घंटे आप रिवाइज करिए चीज़ों को। बिना रिवीजन के इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप नहीं रख पाएंगे। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर इतना सारा फैक्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद में आपका करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा हो जाता है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो पाता है। तो स्टैटिक का पोर्शन और करंट अफेयर्स का पोर्शन, इसको आपको रिवाइज करना है। उसका एक शेड्यूल अलग से बना लीजिए। मतलब आपके पास कुछ होना चाहिए भाई ट्रैक करने के लिए कि करंट अफेयर्स में इतनी सारी चीज़ें, उसको आप कैसे वो करेंगे, प्रोसेस करेंगे कि मैंने ये रिवाइज किया, ये नहीं किया। उसको आप अपना एक प्लान बनाइए। स्टैटिक का भी प्लान बनाइए कि भाई पॉलिटी में इस तरह से रिवाइज कर लूंगी, हिस्ट्री में मेरा इतना इतना है, ये मेरा आराम से रिवाइज हो जाएगा, 2 दिन में मैं इतना कर सकता हूं। इस तरह से अपना एक बना करके जो चीजें पढ़ते जाइए, धीरे धीरे उसको रिवाइज करते जाइए। ये रूल बना लीजिए कि जो चीज आप रिवाइज नहीं करेंगे उसे आप पढ़ेंगे भी नहीं। मतलब जो चीज आपको लगता है कि ये रिवाइज नहीं हो पाएगा उसको मत पढ़िए, फिर कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि एग्जाम में वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आपको लगेगा ए भी सही है, बी भी सही है, और जहां आपने 2-4 मिनट उस पर ध्यान लगा दिया उसके बाद लगेगा सी और डी भी सही है, चारों सही है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसलिए जो पढ़िए रिवाइज करिए, ये आपका पहला बेसिक रूल होना चाहिए। इसके बाद मेन चीज ये है कि आपको नोट जरूर बनाने हैं, वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने घटनाचक्र से नोट्स बनाने हैं या जो आपके स्टैटिक पोर्शन है, कोई आप बुक पढ़ रहे हैं, सोर्स पढ़ रहे हैं, उससे आपको नोट्स बनाने हैं। तो आपने 400 पन्ने का सोर्स था, 300 पन्ने का आपने नोट्स बनाया, वो नोट्स नहीं है, फिर वो आपने अपने नाम से वो सोर्स छाप दिया है, प्रिंट करा लीजिएगा उसको। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज
वेरी शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। जो भी चीज़ आप पढ़िए पहले 2 से 3 बार 4 बार उसे पढ़िए। अगर फैक्ट भी है तो उसको रिलेट करने की कोशिश करिए विद अदर थिंग्स। 2 से 3 बार 4 बार जब आप ये काम कर लेंगे वो फैक्ट आपके दिमाग में आ जाता है कहीं ना कहीं, और जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से समझ जाते हो। फिर जो चीज़ आपको उसमें ऐसे लगे कि मान लीजिए 10 फैक्ट हैं, अब 10 में से 8 फैक्ट आपको याद हो गए, 2 फैक्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मैं भूलने वाला हूँ, ये मैं पक्का भूल जाऊंगी, यहाँ पर ये मुझे डर लग रहा है इसमें, उसको आप नोट कर लीजिए। उसको फिर आपको रिवाइज करते रहना है। एग्जाम के पहले आप जितनी भी घटना चक्र के मोटे मोटे कंपाइलेशन है ये आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ये बात आप समझिए। या मोटे मोटे जो आपके सोर्सेज हैं, जैसे आपने मान लीजिए घटना चक्र पढ़ी है या महेश मनवाल पढ़ी है या आपने वाड़ी की किताबें पढ़ी है, ये सब एग्जाम के 1 हफ्ते पहले 15 दिन पहले ना ही आप रिवाइज कर पाएंगे, ना ही आपको इस तरह से करना चाहिए बुक लेकर के, क्योंकि 10 किताबें होती है, 10 सोर्सेज होते हैं। वहां पर आपको क्या करना है कि आपके पास वेरी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, 10, 20, 50, 100, 150 जिसके हिसाब से जैसा जिसने रिवीजन किया होगा वैसे नोट्स कम होते चले जाते हैं। उन नोट्स को आपको रट्टा मारना है, उनको जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे ना एग्जाम के पहले, वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, प्लस आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे। तो आपको वो प्रेशर जो है वो बात के लिए नहीं रखना है कि आपके पास 10 सोर्सेज हैं मोटे मोटे, इतनी मोटी घटना चक्र की बुक है, वो आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, किसी किसी का अपना पर्सनल होता है कि वो बुक सही पढ़ता है, उसी से रिवाइज करता है, उनके लिए अगर वो सूट कर रहा है वो कर सकते हैं ये, लेकिन नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल रहता है और हर किसी को नोट्स बनाने हैं। अगर आप बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपकी मसल मेमोरी में आता है, तो वो कहीं ना कहीं चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठती रहती हैं। तो नोट्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं। करंट अफेयर्स भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको ट्राई करना है कि आप थोड़ा बहुत उसको नोट्स बनाते चलें। मतलब आपने 3 से 4 बार पढ़ा, 3 से 4 बार पढ़ने के बाद में इतनी चीजें याद हो जाती है कि नोट्स बहुत ज्यादा बनते ही नहीं है, मतलब बहुत ही 1-2 पेज में 3 पेज में चीजें हो पाती है। बस उतना आपको करना है। आपको ध्यान रखना है कि पहले आप पढ़ें 3 से 4 बार, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में जो रिस्क लेना होता है ना वो आप ले पाएंगे, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं आएगा कि आपको 150 में 150 क्वेश्चन आते हो, और वहाँ पर टफ क्वेश्चन भी आएंगे, 10, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन टफ लेवल के, डिफिकल्ट लेवल के आएंगे, डिफिकल्टी इतनी होगी। तो अगर आपको अगर अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं अपनी एक्यूरेसी के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं रिवीजन बहुत करना पड़ेगा और प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें पता चलेगा कि ओके ठीक है, बाद में ये 2 ऑप्शन बचते हैं तो इनको किस तरह से एलिमिनेट करते हैं, और जो आप पढ़ते जा रहे हो वो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। तो प्रैक्टिस को तो छोड़ना ही नहीं है। तो उसके लिए वही आपकी टेस्ट सीरीज है, और जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उस आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती चली जाएगी, तो आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है कि सोर्स अपने आप को फिक्स रखना है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। सोर्स अगर आप फिक्स नहीं रखेंगे, एग्जाम के 15 दिन तक अगर आप कोई पीडीएफ सेव करते रहेंगे अपने फोन या लैपटॉप में या टैबलेट पर, या आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज लेते रहेंगे, या कहीं ना कहीं से आप कोई बैच लेते रहेंगे, या कहीं ना कहीं से आप कोई पीडीएफ लेते रहेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाएंगी, और सिर्फ वो एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट करती हैं कि अभी आपको ये भी करना है, ये भी करना है। तो अपना मटेरियल आप 2, 4, 10 दिन 15 दिन बैठ करके अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि भाई मुझे ये सोर्सेज पढ़ने हैं, और जो सोर्स आपने पढ़ लिए फिर अगले 100 दिन आपको उन्हीं पर फोकस करना है। वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे अगर दिला सकते हैं तो। आपको ये नहीं करना है कि आज आपने 10 दिन कोई किताब पढ़ी, 20 दिन बाद किसी ने आपको बता दिया कि वो करना है, 1 महीने बाद आपने किसी और को वीडियो देखा, या आपने कहीं पर आपने बुक शॉप पर देखा कि कोई किताब बहुत अच्छी लग रही है, फैसिनेटिंग लग रही है, आपने उसको ले लिया। तो अपने सोर्सेज आप डिसाइड कर लीजिए। एनालाइज करने के बाद पहले R&D जितनी करनी है वो कर लीजिए, उसके बाद में जो ऑप्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको इधर उधर नहीं भागना है। लास्ट पॉइंट है कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। आपने 4 दिन पढ़ा, 8 दिन पढ़ाई नहीं की, इससे आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, बहुत सिंसियर कैंडिडेट्स भी हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी उनका कॉम्पिटिशन भी आपसे हो रहा है, आपको उनके साथ भी फाइट बैक करना है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे क्या है कि आपका एक रिदम बना रहता है, एक फ्लो बना रहता है। अगर आपने 3 दिन पढ़ा, 6 दिन आप गायब हो गए, या आपने 3 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई की, 8-9 घंटे 10 घंटे आपने कंसिस्टेंटली दिए, उसके बाद में 4-5 दिन के लिए गायब हो गए, कहीं ना कहीं उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें भूलते हो। डेली पढ़ते हो तो चीज़ें आपको एक कॉन्फिडेंस देती हैं कि ठीक है चीज़ें हो पा रही हैं। तो भले ही 6 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं करना है कि आपने किसी दिन बहुत अगर प्रॉब्लम है या कुछ है तो आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे कुछ तो पढ़िए। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वर्किंग है, उनके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपना घर भी मैनेज करना होता है, बच्चे भी मैनेज करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में लोग क्या करें? देखिए, अगर आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपको नहीं देखेगा, यूपीपीएससी नहीं देखेगा पेपर बनाने के पहले कि आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं आपकी चीज़ें समझ सकता हूँ, आपके घर वाले आपकी चीज़ें समझेंगे, आपके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं वो आपकी चीज़ें समझेंगे, और भी बहुत सारे लोग आपकी चीज़ को समझेंगे, आपके साथ सिंपैथी रखेंगे, एम्पैथी भी रख सकते हैं। लेकिन आपको करना पड़ेगा, अगर आपको चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रो करानी है तो। अगर आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। देखो, सबके पास सेम टाइम है, सबके पास 24 घंटे हैं, उसी में से इंसान मैनेज कर रहा है 8 घंटे की जॉब, 10 घंटे की जॉब, 6 घंटे की पढ़ाई भी मैनेज कर रहा है, उसी में से 8 घंटे कोई इंसान कहीं और भी दे रहा है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप हेल्थ, नींद, अपनी जो पढ़ाई है वो, और जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसको इस तरह से मैनेज करें कि आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हर हालत में निकाल पाएं। अभी अगर आप 4 घंटे भी दोगे, 5 घंटे भी दोगे, प्रीलिम्स में चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपको जरूरत होगी। जितने भी लोग ऑफिस वाले हैं, वर्किंग का कहीं ना कहीं, उनको ये ध्यान रखना है कि अभी आप छुट्टी वुट्टी ना भी लें, बहुत डिलीजेंटली काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। एग्जाम के पहले ट्राई करें कि हफ्ता 10 दिन की, 15 दिन की छुट्टी अगर ले पाए तो ले लीजिए। अभी सारा काम पहले से अच्छे से करके रखिए। छुट्टी वगैरह अगर आप ले सकते हैं, आपके पास इतनी लीव्स हैं, तो उनको बाद में लीजिएगा, उनको अभी ना लीजिए, सो दैट जब आपको
सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएँ। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, आपको ऐसे मिलेगा नहीं, और टाइम कभी भी एनफ नहीं होता है। ये मत सोचिए कि 100 दिन है तो भैया बहुत है, कुछ नहीं है। टाइम देखते देखते अभी यहाँ से 40 दिन निकल जाएंगे और फिर 60 दिन में अगर कोई इंसान शुरू करने वाला है, कुछ नहीं हो सकता भाई। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये एकदम हाई, आप कह सकते हो हाई टाइम है, लास्ट अपॉर्चुनिटी टाइप है। अभी तक भी अगर कोई सिंसियर नहीं था, सीरियस नहीं था, और बहुत सारी चीज़ों में अगर आपका दिमाग इन्वॉल्व था, इंगेज था, यहाँ से भी आप सिंसियर हो करके चीज़ों को अपने फेवर में कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है। टेलीग्राम पर और बाकी जितनी भी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है। यूट्यूब चैनल पर अगर आपने पहली बार मेरा ये वीडियो देखा हो, कुछ भी आपको हेल्प मिलती हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक अगला वीडियो में आर के लिए बनाने वाला हूँ, उसमें मैं 150 डेज का 150 दिन का प्लान शेयर करने वाला हूँ। 100 दिन यहाँ से बचे हैं यूपीपीसीएस के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपीपीसीएस को डाल रखा है, लेकिन उनका एम आरओआर है, लेकिन वो यूपीपीसीएस का पेपर देंगे, तो उनको ये मान के चलना है कि जो उनकी आरओआर की तैयारी वो यूपीपीसीएस ही है, मतलब वो उसी के हिसाब से उनको 100 दिन मान करके तैयारी चलना है। तो 100 दिन में आप यूपीपीसीएस को प्रिपेयर करिए, और जब 50 दिन का जो मोटा मोटा गैप रहेगा ना, उसमें आपको रिवाइज करना है, आपको तब तैयारी शुरू नहीं करनी है। तो जो 150 दिन का प्लान रहेगा उसमें आप 100 दिन तैयारी करेंगे, और फिर तैयारी का एक पार्ट होगा रिवीजन, वो 50 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, सो दैट आप आराम से आरओआर का प्रीलिम्स क्लियर कर पाएं। तो इसलिए जितने भी आरओआर वाले हैं तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा 200 दिन का प्लान बताने वाला हूं। कुछ चीजें उसमें डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यूपीपीसीएस का मेंस बहुत अलग तरह से होता है, आरओआर का मेंस बहुत ही अलग तरह से है, उसमें इतना डिस्क्रिप्टिव चीजें नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रीलिम्स पर देने का टाइम और ज्यादा है। तो ध्यान से उन चीजों को करना है और यहां से हार नहीं माननी है, लगे रहना है लगातार। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो।